2 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक यानी कुल 15 से 16 दिनों में भारत में अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके से दंगे भड़के। हिंदू मुस्लिम दंगे, चाहे वो राजस्थान का करौली हो, चाहे मध्य प्रदेश का खारगांव या फिर दिल्ली का जहांगीरपुरी। ऐसा लग रहा है मानो एक स्क्रिप्ट लिखी गई हो और हर जगह उसी स्क्रिप्ट को पेश किया गया हो। इस पर आगे बात करेंगे, पहले ये रिकॉर्ड देखिए। अगर आप सब ध्यान से इन सब को देखेंगे तो बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें कॉमन पाएंगे। जैसे कि हमने एक स्क्रिप्ट की बात की थी, तो अब देखिए, एक हिंदू त्योहार, चाहे वो नव संवत्सर हो, चाहे रामनवमी, चाहे हनुमान जयंती, फिर एक हिंदू रैली, एक मुस्लिम बहुल इलाका, मस्जिद के सामने से जाती हुई हिंदुओं की रैली, हिंदुओं के भजन चलाना और नारे लगाना, मुसलमानों का गुस्से में आकर पत्थर फेंकना, दुकानों और मोटरसाइकिलों में आग लगाना, हिंदू मुस्लिम दंगों का भड़कना। अब इन दंगों की मॉडस ऑपरेंडाई पर ध्यान दीजिए। जहांगीरपुरी में पत्थर, करौली में पत्थर, खरगोन में पत्थर, हुबली में पत्थर, गोवा में पत्थर, जेएनयू में पत्थर। मैं सबसे पहले डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी से इन सब दंगों के कॉमन स्क्रिप्ट और मॉडस ऑपरेंडाई पर सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से ये दंगे भड़काए जा रहे हैं, ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। ये कोई अचानक भड़के हुए राइट्स नहीं है। ये जो दंगे भड़काए जा रहे हैं, इसके पीछे डेफिनेटली बहुत बड़ी ताकतों का हाथ है, जो इस देश में विदेशों के माध्यम से सक्रिय हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, लगातार इस बात को पिछले कुछ वर्षों से कहता आ रहा हूं, और अब यह बात स्पष्ट रूप से सामने भी आने लगी है। दिस हैज़ बिकम एन ओपन सीक्रेट कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास की जो प्रेजेंस है भारत के अंदर, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पीएफआई और जो और विदेशी ताकतें हैं उसके पीछे, जो विदेशों में बैठ के यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही हैं, यहाँ पर पपेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी वजह से ये दंगे भड़क रहे हैं। अभी और भड़केंगे, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है मोदी जी से, इनको प्रॉब्लम है भाजपा से, और भाजपा से प्रॉब्लम है तो उसका निदान है वोट, जहाँ ये टेरेबली फेल हो रहे हैं। और इनके पीछे लोग नहीं हैं, इनके साथ जनता नहीं है। कुछ प्रदेशों में हो सकती है, लेकिन सेंटर के लेवल पे या पूरे देश को यदि हम सामने रख के चलते हैं तो इनके साथ लोग नहीं हैं। बल्कि इस वक्त प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई नेशनल पार्टी बची ही नहीं है भाजपा के अलावा, जो पूरे देश को गाइड कर सके। तो ऐसे में ये ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर राजनीतिक भी और आर्थिक भी अस्थिरता है, जिसमें हलाल इकोनॉमी वगैरह ये सब शामिल हैं। तो अगर आप सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, और इससे हिंदू सेंटिमेंट्स को भड़काया जा रहा है। जब हिंदू सेंटिमेंट्स थोड़ा सा भी भड़कता है तो वहाँ कुछ कुबुद्धिजीवी अमेरिका में बैठकर इस बात को कहते हैं कि भारत में मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो रहा है। जब उनसे पूछा जाता है, अच्छा एक उदाहरण दीजिए, मैंने ही ट्विटर पे पूछा था, एक उदाहरण दीजिए, तो उनके पास कोई उदाहरण नहीं होता, जवाब देने से वो बचते हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट जान लीजिए, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें नैरेटिव भी है, जिसमें एक्शन भी है, जिसमें एक्टिविस्ट भी हैं, जिसमें विदेश भी इन्वॉल्व है, जिसमें विदेश के यहाँ पपेट्स भी इन्वॉल्व हैं, उनके स्लीपर सेल्स भी इन्वॉल्व हैं। बस इतना ध्यान रख के हमें चलना है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो। जिस तरह से ये राइट्स हुए हैं और इसमें मुस्लिम्स का एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आ रहा है, उस पर मैं डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी से उनका पर्सपेक्टिव पूछना चाहूंगी। देश में दंगों का एक सुनियोजित षड्यंत्र स्ट्रेटेजी है। 1986 में इस स्ट्रेटेजी की नींव जिया उल हक ने रखी थी, और इस स्ट्रेटेजी पे पाकिस्तान काम कर रहा है और भी देश उसका साथ दे रहे हैं। उन स्ट्रेटेजीज के बारे में एक खुलासा किया है मेलॉय कृष्णधर जी ने। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, मैं इनसे अनेक बार मिला हूँ, अब शरीर में नहीं है। ये आईपीएस थे और आईबी ऑपरेशंस के डायरेक्टर थे। इनकी लिखी हुई ये बुक है। सिमी एक समय में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और उसने बहुत सारे दंगे कराए।
ये फल्क्रम ऑफ इविल में ये लिखा है। और इसमें एक जो ख़ास चीज़ है, ISI CIA अल-कायदा नेक्सस के बारे में लिखा है और किस तरीके से भारत की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है इसके बारे में लिखा है। उसके बाद सिमी पर जब बैन होता है तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन साउथ से खड़ी होती है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में PFI कहते हैं, ये खड़ी होती है और उसके बाद ये बहुत सारे दंगे कराने लगती है। उसके बीच की एक कहानी के बारे में, इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड ओपन सीक्रेट, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, तो आपको बहुत सारी इंसाइट मिलेगी। और उसके बाद जब आप उत्तराखंड में जाकर देखेंगे, जब आप जहांगीरपुरी में जाकर देखेंगे या दक्षिण दिल्ली के इलाके विशेष में जाकर देखेंगे, सीलमपुर में जाकर देखेंगे, ये कलकत्ता में जाकर देखेंगे, जब आप बिहार में जाकर देखेंगे, तो ये बात आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि ये बांग्लादेशी कौन है, इनको आधार कार्ड कैसे मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि इस देश के अंदर क्या हो रहा है। और सरकार को यदि कठोर कदम उठाने पड़ते हैं तो यही लोग या इनके साथी चीखना शुरू कर देते हैं। तो ये चीखने की राजनीति और किसी कारण से नहीं है। उन्हें भी पता है कि इस देश के अंदर मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन वो रोते हैं, चीखते हैं कुछ लोग, 1% 2%, क्योंकि वह जिस स्ट्रेटेजी और प्लान को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जब सरकार उस पर गाज गिराती है तो उससे वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान फेल होता है और वो प्लान बी पर काम करते हैं। प्लान बी उनका ये है कि मुसलमानों को जाओ और ये बताओ कि इस्लाम ख़तरे में आ गया है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस देश में इंसान ख़तरे में आता जाता रहा है, लेकिन इस्लाम कभी ख़तरे में आता जाता नहीं रहा। इस्लाम को क्या हुआ? इस्लाम तो बढ़ रहा है, बल्कि बड़े भी हैं लोग इस्लाम में, ऐसा थोड़ी है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये जो छोटे छोटे दंगे भी होते हैं ना, ये छोटे छोटे मुद्दों को जिस तरह गरमाया और भड़काया जाता है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी काम करती है जो देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश करती है। अगर करौली में पुलिस की गलती देखे तो करौली में पहले से ही माहौल गर्म था और ऐसे में पुलिस का काम था कि रैली को परमिशन देने के दौरान उसके रूट को डाइवर्ट कर दे। दूसरा, ये पता होते हुए भी कि माहौल वॉलेटाइल है, सेंसिटिव है और दंगे हो भी सकते हैं, तब भी सिर्फ 30 पुलिस ऑफिसर्स को वहां लगाया गया। सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में पता होते हुए भी पुलिस ने वहां पर ड्रोन सर्विलांस नहीं किया। अगर ऐसा कर दिया होता तो छतों पर पड़े पत्थर और लाठियों के बारे में पहले से ही पता लग जाता और दंगों को भड़कने से रोका जा सकता था। एक तो पुलिस दंगे की जगह पर आधे घंटे बाद पहुंची और उसके बाद भी दंगों को रोक ना सकी, इसीलिए उनके सामने भी पत्थरबाजी की गई और साथ ही दुकानें भी जलाई गई। ऐसे ही बाकी जगहों पर भी वहां के लोकल लोगों ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की तरफ से लापरवाही होने के कारण चीजें बिगड़ी। अगर कड़ी निगरानी रखी जाती तो इतने बुरे हालात नहीं होते। अब ऐसे में मैं श्री गुरुजी से पूछना चाहूंगी कि इन सब राइट्स में पुलिस और प्रशासन का क्या रोल रहा और साथ ही उनकी क्या गलती रही। देखिए, चाहे बंगाल का मसला हो, चाहे करौली का मसला हो, चाहे खरगोन का मसला हो या दिल्ली का मसला हो, हमने ये देखा कि सब जगह जहाँ भी रैलियाँ निकलनी थी, जुलूस निकलने थे, सब जगह ये पूर्व नियोजित था, लेकिन पुलिस की जो प्रेजेंस थी वो कम थी। ख़ास तौर से ऐसे माहौल में, एक वक्त ऐसा माहौल था जब ये सारी परेशानियाँ नहीं थी, तो वो 2-3 लोग भी एक किसी चौकी से भी चले जाते थे तो चीज़ें मैनेज हो जाती थी। लेकिन आज जब देश का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है तो हमें एक हैवी डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है, जिसमें उस थाने की पुलिस भी हो और उसके साथ साथ RAF भी हो और उसके साथ साथ अग्निशमन गाड़ियां भी वहाँ पर हों, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पर साथ चल रही हो, सीनियर ऑफिसर्स हों जो ऑन द स्पॉट कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ले सके, उसके साथ साथ पुलिस की ओर से फोटोग्राफी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कैमरा से फ़ोटोज़ लेकर, वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे फैलाकर अफवाहें उड़ाने में सफल हो जाते हैं और उससे पूरे देश का माहौल ख़राब होता है। तो ये फ़ोटोग्राफी भी पुलिस के द्वारा होनी चाहिए। तो पुलिस और प्रशासन को ज़्यादा दुरुस्त होना होगा। इधर मुंबई में भी जो हम देख रहे थे तो एक थ्रेट है
जब सबको पता है ये थ्रेट है, और मुंबई तो वैसे ही बहुत वोलेटाइल है, टेररिस्ट की निगाह में रहता है, उनका ये सेंटर बन जाता है तुरंत। हमने पूर्व में भी मुंबई पर अटैक्स देखे हैं, और ऐसे समय में एक पार्टी जहां चैलेंज कर रही है, नवनीत राणा जी जो चैलेंज कर रही हैं, जो एनसीपी और आईएनसी यानी कांग्रेस से सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, वो अमरावती से जीती हैं, सांसद हैं, वो चैलेंज कर रही हैं उद्धव ठाकरे के घर जाकर, वो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहती हैं। तो उनको रोकने के लिए शिव सैनिक आगे आ रहे हैं। शिव सैनिकों को वहाँ अपने नेता के लिए खड़ा होना चाहिए, तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन आगे पुलिस प्रशासन को आना चाहिए। उनकी घेराबंदी अगर होनी है, नहीं होनी है, नज़रबंदी होनी है, नहीं होनी है, ये कानून की धाराएं तय करेंगी, और इन धाराओं को लगाने का काम है पुलिस प्रशासन का। नहीं तो दो दलों के अंदर क्लैश हो जाएगा, और ये क्लैश न केवल महाराष्ट्र का बल्कि पूरे देश का माहौल ख़राब कर देगा। तो पुलिस और प्रशासन को प्रोएक्टिव रोल इसमें अडॉप्ट करना चाहिए, और किसी भी हालत में जुलूस भी निकले लेकिन कहीं कोई बदमज़गी ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। अब इसका असर साफ साफ दिख रहा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ हिंदुओं का जाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहीं जब हिंदू एरियाज में मुस्लिम्स ओपन रोड पर नमाज करते हैं तो वो ठीक है, वो लाउड स्पीकर से नमाज चलाते हैं तो वो ठीक है। अब आप सब खुद ही सोचिए कि क्या इन सब दंगों को देखकर किसी मुस्लिम ने आपसे कहा आई एम अशेम्ड टू बी अ मुस्लिम, या किसी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा बी टॉलरेंट, लेट हिंदू सेलिब्रेट देयर रिलीजन एंड फेस्टिवल्स? क्या किसी एनालिस्ट या किसी एक्टिविस्ट ने आपसे कहा आइडल हेट्रेड इन इस्लाम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस? क्या किसी भी फेमिनिस्ट ने पूछा कि क्या हुआ उन महिलाओं का जो लापता है या जिन्हें धमकाया गया है, जिन्हें डराया गया है? लेकिन इन सब दंगों का बढ़ना, एकदम वॉलेटाइल माहौल होना, ये सब हमारे देश और हमारे समाज के लिए खतरनाक है। तो ऐसे में मैं श्री गुरु जी से पूछना चाहूंगी कि इस सब का क्या सोल्यूशन है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जनता ये समझे कि उसके हित में क्या है। डेमोक्रेसी में जनता केवल वोट देने मात्र का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा का है। जनता को सोचना होगा और उसको ये समझना होगा कि कौन से उसके जो लीडर्स हैं वो उसके हक की बात कर रहे हैं कि उसको भड़काने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जनता है जो दिन भर पिस रही है, काम कर रही है, दरअसल उसको तो ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो उसको कोई बता रहा है व्हाट टू थिंक, व्हाट टू डू, और वो कर जाते हैं। हर जगह युवा इस वक्त वैसे ही अधिक हैं, उनके अंदर जोश होश के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो वो जोश में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि अकबरुद्दीन का जो बयान है, जो उनका व्यवहार है, वो कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं है, और उससे अकबरुद्दीन का कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि उनको तेलंगाना की सरकार बचाने में दिन रात एक कर देगी, जी जान एक कर देगी। बाकी पूरे देश में नुकसान किसका होगा, किन किन लोगों का होगा? वहाँ आम जनता पिसेगी। इन लीडर्स का, या जैसे रज़ा तौक़ीर कहते हैं कि ईद से जेल भरो आंदोलन होगा। जेल में रज़ा तौक़ीर जाएंगे क्या? और अगर जाएंगे भी तो वो स्पेशल सेल में रहेंगे। बाकी लोगों का क्या होगा? और दंगा भड़क गया तो बाकी लोगों का क्या होगा? तो ये अब देश की जनता को सोचना होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ और युवाओं से ख़ास तौर से कहता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या है इसे समझो, देशभक्ति क्या है इसे समझो। कानून हाथ में कभी मत लो। संविधान इस देश की पुस्तक है, इस देश को चलाने का एक ग्रंथ है, शास्त्र है इस देश को चलाने का, उसे समझने की ज़रूरत है। और ये जो हमारे जो झूठे रहनुमा बनते हैं लोग, इन्हें हटाइए। खुद सोचकर यदि इस देश के लोग एक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होंगी। मैंने दुर्भाग्य से कुछ दंगे देखे हैं, और उन दंगों के बाद में अमन कमेटी बनती थी, और उस अमन कमेटी का मैं भी हिस्सा रहा हूँ। यद्यपि मैं छोटा था, लेकिन फिर भी उन अमन कमेटियों का मैं हिस्सा रहा, और मैंने देखा कि हिंदू, मुसलमान और बाकी धर्मों के लोग जिस तरीके से बैठकर आपस में बातचीत करके और लोगों से मेल मुलाकात करते थे, उस वक्त छत से कभी पत्थर नहीं आते थे। ये आज पत्थर क्यों आने लगे?
कश्मीर से इन पत्थरों का जो इतिहास शुरू होता है ये दिल्ली तक पहुंचता है। ये क्यों हो रहा? ये पत्थर किस स्ट्रेटेजी के तहत आ रहे हैं, ये ज़रा आप सोच लीजिए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जो विदेश से लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए हैं वो काम की तलाश में हैं। अब उनसे आप किसी का मर्डर भी करा लीजिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास भागने को, लौटने को एक ज़मीन है। हमारे आपके पास क्या है? इस बात का ख्याल रखें, अफवाहों से बचें तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अन्यथा भारत बहुत नकारात्मक दिशा की ओर जा रहा है और आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे ये चीज़ें बहुत बढ़ जाएंगी। समानता का मतलब एक की लाठी और बाकी का शोषण नहीं होता। इसीलिए सब असल में समान रहे, इस कामना के साथ आप सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।